या जैसे ये सवाल हो सकता है कि भाई उसने जो डिसीजन लिया था, आपको लगता है कि कहाँ तक सही लिया था, कहाँ से उसने गलती करनी शुरू की, या आप उसकी जगह होते तो आप क्या डिसीजन लेते। या लेट सपोज कि आप हैं, आपको क्या लगता है कि इसमें अम, किस जगह प्रॉब्लम है, आइदर ट्रेनिंग का मसला है, सॉफ्टवेयर का मसला है, या कॉन्फ़िगरेशन का मसला है। ठीक है। तो ये इस तरह की तमाम चीजें आएंगी। या लेट सपोज आपसे कह दिया कि अगर आप सॉफ्टवेयर बना रहे होते तो जो कॉम्प्लेक्सिटी थी मल्टीपल यूनिट्स की, तो आप अगर आप होते तो कैसे रिजॉल्व करते। तो इस टाइप के सवाल आ सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है भाई? यस सर। चलो यस सर। आगे बढ़ते हैं। तो सर केस स्टडी के अंदर ये वाले सारे आंसर्स तो नहीं होंगे ना, तो हमें ये खुद से ही बताना होगा। जी, आपको खुद से बताना होगा कि आप क्या समझते हो। देखो, इसके अंदर बहुत सी जगह पे आपसे आपका ओपिनियन पूछा जाएगा, बहुत सी जगह पे ये पूछा जाएगा कि इस केस में क्या हुआ था। ठीक है, तो अगर आपने केस स्टडी पढ़ी होगी तो आपको मालूम होगा। सर आप ये वाली भी रिवाइज करवा देना, रिचकिन स्टील वाली। अच्छा। सर जो यूट्यूब के लिंक भेजे थे आपने वो काफी होंगे? देखो, वो एक क्विक रिव्यू के लिए था, इसलिए ताकि अगर कोई ऐसा है जिसे बिल्कुल नहीं पढ़ी है या समझ में नहीं आ रही है, तो उसको एक सुन ले तो उसको आइडिया हो जाएगा, सेंट्रल आइडिया मिल जाएगा। बट अल्टीमेटली आपको एक बार, एटलीस्ट एक बार केस स्टडी खुद से पढ़नी होगी, ताकि कोई पॉइंट मिस हो गया हो तो आप उसे कवर कर लें। केस स्टडी पढ़नी पड़ेगी। ओके सर, समझ गए। अच्छा भाई, इसकी नजर आ रही है? जी सर। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज की केस स्टडी है वो है द रेवेन्यू सिस्टम, द ऑटोमेटेड कलेक्शन। ठीक है। ये यूएस के अंदर जो टैक्स कलेक्शन ऑफिस है, ये उसकी केस स्टडीज है। जैसे हमारे पास यहाँ पे एफबीआर है, ऐसे यूएस के अंदर जो ये हैगा हमारे पास इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज है। तो टैक्स कलेक्शन कर रहे हैं। इनका जो सेंट्रल ऑफिस है वो है वाशिंगटन डीसी के अंदर। 63 डिफरेंट रीजन्स के अंदर ये डील कर रहे हैं। अब जो इनका ऑफिस है उसको उन्होंने 6 डिवीजन में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। क्लियर है? सेंट्रल ऑफिस इनका वाशिंगटन डीसी में है। सब उसके रीजनल जो ऑफिस हैं वो 63 हैं, जो अलग अलग इसके डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। उनकी जो ऑफिस है उनको उन्होंने 6 डिवीजन में ब्रेक किया हुआ है। ठीक है। अब ये करते क्या है, ये करते ये हैं कि जो भी आपके पास कंप्लेंट वगैरह होती हैं उसको देख रहे होते हैं, जो भी आपके टैक्स इश्यूज हो रहे थे उनको देख रहे होते हैं, टैक्स कलेक्शन कर रहे होते हैं। अगर कोई क्यूरी होती है तो उसको रिजॉल्व कर रहे होते हैं। तो इन शॉर्ट तमाम के तमाम आपके टैक्स से रिलेटेड इश्यूज यहाँ पे डील हो रहे होते हैं। चाहे वो क्यूरी हो, चाहे वो पेमेंट हो, चाहे वो बिल जनरेशन हो, तमाम चीजें यहाँ से हो रही होती हैं। ठीक है। अब इन्होंने इसके लिए जो इन्होंने किया था वो था, इन्होंने एक आईडीआरएस इन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है। जो कि इंटीग्रेटेड डेटा रिट्रीवल सिस्टम है, जो इसको हम आगे रखे डिस्कस करेंगे। ठीक है। इन्होंने आईडीआरएस स्टार्ट किया था जिसके अंदर सारा का सारा डेटा, तमाम के तमाम कस्टमर्स का, जितने भी हम इनके लोग थे, सबका सब डेटा इसमें मौजूद था। और इसके अकॉर्डिंगली हर एक को उसकी मालूमात दी जाती थी। ठीक है। जो कि पहले नहीं था, पहले ये मैनुअल थे, बाद में ये ऑटोमेटेड हो गए। ठीक है। अब इनका जो स्ट्रक्चर था वो कहलाता है कलेक्शन ऑफिस फंक्शन, COF। ये COF था। COF हमारे पास जो था उसका स्ट्रक्चर था कि COF बेसिकली 6 फंक्शन प्रोवाइड कर रहा था, जिसको आप डिपार्टमेंट कह लो, फंक्शंस कह लो, उस पर डील करते हैं। अब देखो, आप सोचो, आप टैक्स पेयर हो, आप टैक्स पेयर हो, तो टैक्स के लिए आप क्या करोगे। आपने कहा भाई मेरा टैक्स कितना बन रहा है, कितना नहीं बन रहा, आप क्या करोगे, आप कॉल करोगे। कॉल क्या करोगे, इनकमिंग कॉल यूनिट को। मतलब वहां पे कॉल आ रही होगी उनके पास। ठीक है। अगर वो लोग क्या कहते, वो कहते नहीं भाई, अब हमें किसी कस्टमर को कॉल करनी है या उसका टैक्स बन रहा है और उसे पे नहीं किया, तो क्या करेंगे, आउटगोइंग कॉल करेंगे। तो दो हो गए हमारे पास, एक इनकमिंग हो गया जहां पे कॉल्स आ रही होंगी,
एक आउटगोइंग हो गया जहां से कॉल्स जा रही होंगी, ठीक है। तीसरा जो डिपार्टमेंट था जो था हमारे पास वॉक इन यूनिट। कोई भी कस्टमर है अगर वो डायरेक्टली आ रहा है, कॉल नहीं कर रहा, देखो इनका मतलब क्या है, कॉल्स आ रही है, आउट का मतलब कॉल्स जा रही है, मगर अगर कोई वॉक इन कस्टमर है तो वो भी तो कोई डील करेगा। तो एक इनका यूनिट था वॉक इन यूनिट का। तो तीन इनके अलग अलग ये यूनिट्स बन गए थे, ठीक है। अब इसके बाद एक था रिसर्च यूनिट। देखो भाई, अगर कोई भी मसला होगा, कोई भी बात होगी, तो क्या कैसे पता चलेगा किसका कितना बनना चाहिए, या किसने टैक्स नहीं पे किया, या किसी ने टैक्स कम पे किया है, कौन देखेगा, कौन बताएगा? रिसर्च यूनिट। इसका काम क्या था, इसका काम मुस्तकिल रिसर्च करते रहना है कि भाई कोई ऐसा तो नहीं है जिसने टैक्स कम पे कर रहा हो या पे ना कर रहा हो, तो उसको डिग आउट करना रिसर्च यूनिट का काम था। तो एक इनकमिंग कॉल्स, कॉल से रिलेटेड, एक आउटगोइंग कॉल्स, कॉल से रिलेटेड, एक वॉक इन यूनिट कि कोई भी कस्टमर अगर आ जाए तो उसके लिए, फिर एक रिसर्च यूनिट जो उसकी रिसर्च कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फिर था प्रोसेस रिव्यू यूनिट्स। अब एक बंदा है वो कहता है भाई मेरा टैक्स कम बनना चाहिए, आप लोग मुझे ज्यादा टैक्स बना रहे हैं, तो वो क्या होगा, वो रिव्यू होगा, प्रोसेस को रिव्यू कर रहा होगा, देख रहा होगा। तो ये है हमारे पास प्रोसेस रिव्यू यूनिट। और इसके अलावा बाकी तमाम जितने भी काम हैं वो सब कौन कर रहा होगा, ऑफिस फील्ड यूनिट। तो इस तरह से 6 यूनिट्स हैं। याद करने का आसान तरीका क्या है, पहला यूनिट क्या कर रहा होगा, कस्टमर की कॉल आ सर रही होगी। दूसरा, कस्टमर को कॉल जा रही होगी, एक इन हो गया इनकमिंग, एक आउटगोइंग हो गया। तीसरा, अगर कोई कस्टमर वॉक इन आ जाए तो 3 यूनिट। सर एक्सक्यूज, हाँ हाँ, सही है जो आप ये केस स्टडी पढ़ा रही हैं ये मिट्स में इंक्लूड है या फिर ऐसे ही बिल्कुल इंक्लूड है। सिर्फ? देखो अगर सही है जो इंक्लूड नहीं नहीं होती तो हम पागल हैं, हम पेपर से एक दिन पहले ही पढ़ रहे हैं। सर वो तो है, लेकिन आपने जो एक ये वर्ड डॉक्यूमेंट भेजा था उसके अंदर ये केस स्टडीज लिखी हुई थी, उसके अंदर 5 केस स्टडीज हैं बस, कौन और एक सी, स्लाइड का। कौन सी 5 है? सही है, रिच कॉर्न है, हम्म। इंटरनल रेवेन्यू सर्विस है, एक और मिनट, ओटिस। एक मिनट भाई, यही इंटरनल रेवेन्यू सर्विस है, अच्छा, ओके। ठीक है। हाथ दो। देखो देखो देखो, ये IRS, IRS क्या है, इंटरनल रेवेन्यू सर्विस, ठीक है। क्लियर है भाई? जी जी सर, जी जी सर। ठीक है। तो इस तरह से इनके 6 यूनिट थे, ठीक है। तो हर यूनिट क्या कर रहा है, अपने रिलेटेड काम कर रहा है। अब इसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था वो ये था कि देखो हमारे पास तमाम चीजें सेंट्रलाइज थी, तमाम चीजें सेंट्रलाइज थी, एक ही जगह से ऑपरेट हो रही थी, और प्रॉब्लम ये था उनके पास कोई डेटा अवेलेबल नहीं था। लेट सपोज आपके पास कोई भी कस्टमर आता है, आपके पास डेटा अवेलेबल नहीं है, उसके पास डेटा, आप उसका डेटा ढूंढते रहोगे, जो कॉपीज वगैरह है, उस पर ढूंढते रहोगे, पेपर वर्क पर ढूंढते रहोगे, आपको फॉर डेटा नहीं मिल पाएगा, पहला इशू। दूसरा इशू ये था कि भाई अगर कोई भी कस्टमर कॉल आ रही है, अब वो रैंडमली किसी के पास भी चली जाएगी, आपके पास हो सकता है कि आप उसमें स्पेशलाइज ना हो, आप डील करते हो कॉर्पोरेट कस्टमर में, आपके पास किसी इंडिविजुअल कस्टमर की कॉल आ गई, ठीक है, या किसी इंडिविजुअल के पास कॉल आ गई वो जो एनजीओ में डील करता है, तो हर एक की अलग अलग स्पेशलाइजेशन थी। बट उन्होंने क्या किया था, उन्होंने हर एक के पास रेंडमली कॉल्स सेंड कर रही थी। तो इन सब इश्यूज से बचने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक सिस्टम लॉन्च किया था जिसको कहते हैं ACD, नहीं, ACS, ACS इन्होंने लॉन्च किया था। अब देखो ACS क्या है, ऑटोमेटेड कलेक्शन सिस्टम। ACS क्या है, ऑटोमेटेड कलेक्शन सिस्टम। इसमें इन्होंने ACS के अंदर क्या किया, इन्होंने पहले तो सिस्टम के अंदर 3 पार्ट्स में ब्रेक किया, या 3 कंप्यूटर कंपोनेंट में ब्रेक किया। पहला था IDRS। IDRS क्या होता है, ये इनका जो डेटाबेस था जिसमें तमाम का तमाम डेटा मौजूद था, वो था IDRS। क्या है जिसमें तमाम डेटा मौजूद है, वो क्या है, IDRS। दूसरा IBM का सर्वर था, जहां से इसमें डेटाबेस मौजूद था और जहां से सारा डेटा सेंड एंड रिसीव हो रहा था तमाम सिस्टम्स को। और तीसरा ACD था। ACD क्या था, ऑटोमेटेड कॉल डिस्ट्रीब्यूटर। ये जो कॉल डिस्ट्रीब्यूटर ये करता क्या था, ये करता था कि देखो जो रेलिवेंट है, रेलिवेंट लोगों के पास रेलिवेंट चीजें भेजी जा रही हैं। अगर मैं कहूँ कि भाई हमारे पास 10 लोग बैठे हैं,
एक कॉल आती है वो रैंडमली किसी के पास भी चली जाएगी। मगर मैं ये कहता हूँ कि नहीं भाई, हमारे पास तीन ये जो है ये आपके कॉर्पोरेट से रिलेटेड है, दो जो है ये इंडिविजुअल से रिलेटेड है, दो जो है ये अदर से रिलेटेड है। अब अगर कोई कॉल आती है कोई किसी कॉर्पोरेट की, तो वो कॉर्पोरेट वाले के पास ही ट्रांसफर होनी चाहिए। इसमें फायदा क्या हुआ, रेलिवेंसी आनी शुरू हो गई। तो जो कॉर्पोरेट वाला है वो ज्यादा बेहतर तौर पे इशू को रिजॉल्व कर सकता है, ना कि आप रैंडमली किसी को भी भेज दो। तो ऑटोमेटेड कलेक्शन जो सिस्टम था उसके अंदर पहला ये डेटाबेस, दूसरा आईबीएम, और तीसरा इनके पास ऑटोमेटेड कॉल डिस्ट्रीब्यूटर। और ये डिस्ट्रीब्यूशन कहा जा रही है इनके पास जितने भी कॉल सेंटर में लोग बैठे हुए उनके पास जा रही है। तो कॉल जाएगी भी इसके थ्रू और कॉल आएगी भी इसके थ्रू। तमाम कॉल्स रिकॉर्ड होंगी, तमाम चीजें मॉनिटर की जा रही होंगी। ठीक है। तो मॉनिटरिंग इन्होंने क्या की थी, स्ट्रिक्ट कर दी थी। IDRS was a master computer located in the service center and linked to the ACS कॉल साइट्स। तो जो IDRS था वो तमाम के तमाम जितने भी कॉल साइट्स थी सबके साथ ये लिंक था। IBM क्या था, IBM बेसिकली मेन फ्रेम कंप्यूटर था, आपने पढ़े हैं ना, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो ये आपका क्या था, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर था। तो जहां पे सारा का सारा डेटाबेस मौजूद था, तमाम कस्टमर्स का, तमाम अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन उसमें मौजूद थी। ये लिंक था किससे, आपके IDRS से, और IDRS लिंक था किससे, तमाम कॉल सेंटर से। तो इस तरह से ये सब मिला के काम कर रहे थे और एक इन्होंने कंप्लीट सिस्टम बना लिया था। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? यस सर। अच्छा भाई, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा भाई पहले इनके पास कितने यूनिट थे, 6 यूनिट थे। पहले 6 यूनिट थे, प्रोसेस रिव्यू, आउटगोइंग, ऑफिसर फील्ड, इनकमिंग, वॉक इन और रिसर्च यूनिट। पहले 6 यूनिट थे। जब ये ACS आ गया तो ACS के बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा नहीं भाई हमें 6 यूनिट की जरूरत नहीं है, हमें 3 यूनिट की जरूरत है। और इस 6 को उन्होंने रिवाइज करके 3 पे लेके आ गए। ठीक है। 3 में क्या था, कॉन्टैक्ट, इन्वेस्टिगेट और रिसर्च। क्या थे 3, कॉन्टैक्ट, इन्वेस्टिगेट और रिसर्च। तो 3 यूनिट्स इन्होंने बना दी थी, उन्होंने कहा बाकी की जरूरत नहीं है, सबको इसी के अंदर कहीं फिट करना है। कॉन्टैक्ट का काम क्या था, कॉन्टैक्ट का काम ये था कि भाई कोई भी इनकमिंग या आउटगोइंग कॉल्स की जाए, किससे की जाए, जो भी आपके पास हाईएस्ट प्रायोरिटी है। देखो पहले ये क्या कर रहे थे, पहले ये काम कर रहे थे फीफो पे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आएगा उसको पहले निपटाएंगे। इसी तरह से जो केसेस हैं, जो ये डिग आउट कर रहे थे, नए इन्वेस्टिगेट करके केस निकाल लेते, तो उसमें भी ये था कि जो नए केस पहले निकले हैं उनको पहले ये क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे। अब इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने कहा नहीं भाई हम क्या करेंगे, हम फीफो यूज नहीं करेंगे, हम क्या यूज करेंगे, हम प्रायोरिटी यूज करेंगे। जिसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है हम पहले उसको कांटेक्ट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट प्रायोरिटी वाला, उसके बाद नेक्स्ट प्रायोरिटी वाला। और ये प्रायोरिटी जो बेसिकली डिसाइड हो रही थी, ये हो रही थी अमाउंट पे, कि कितनी अमाउंट बनती है। तो अमाउंट के अकॉर्डिंगली प्रायोरिटीज डिसाइड होनी शुरू हो गई थी। ठीक है। पहले क्या था, पहले ये था कि भाई जिसकी कॉल आई है वो लगेगा क्यू में। इसी तरह से जो रिसर्च यूनिट ने निकाल के दी है अब उनको लगाना है क्यू में। और ये जो क्यू बन रही है, ये क्यू बन रही है ऑन दी बेस ऑफ फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आएगा आप उसको कांटेक्ट करोगे, उसके इश्यू रिजॉल्व करोगे। ठीक है। इस चीज के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा नहीं भाई हम किस तरह करेंगे, हम प्रायोरिटी बेस पे करेंगे। जो हाईएस्ट प्रायोरिटी है पहले उसको कांटेक्ट करेंगे, लोएस्ट प्रायोरिटी वाला सबसे आखिर में। मसलन अगर एक कॉर्पोरेट सेक्टर है तो उसकी अमाउंट ज्यादा बनेगी, और एक इंडिविजुअल है तो मोस्ट ऑफ इसकी अमाउंट बहुत कम बन रही होगी। तो उन्होंने कहा वो इंडिविजुअल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना वो कॉर्पोरेट। तो जिसकी अमाउंट ज्यादा है हमें फर्स्ट प्रायोरिटी पे उसको कांटेक्ट करना है। तो जो प्रायोरिटीज सेट हुई थी वो किस बेस पे हुई थी, वो अमाउंट की बेस पे हुई थी। और हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले को पहले करेंगे, उसके बाद वाला उसके बाद होगा, एंड सो ऑन। अच्छा एक और जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि आपने जो सेंट्रलाइज सिस्टम था उससे प्रॉब्लम ये थी कि आपने क्या किया हुआ है, आपके पास तमाम चीजें तो मौजूद है, आपने एक बंदे को कांटेक्ट किया, उसके बाद आपने फीडबैक लिया ही नहीं। क्यों, आप आ गए नेक्स्ट वाले पे, आप आ गए नेक्स्ट वाले पे, तो आप नेक्स्ट नेक्स्ट बढ़ते गए, और आपने पहले वाले को जो कांटेक्ट किया था आप उसको ऐसे ही छोड़ दिया कि वो खुद ही कर लेगा। जबकि यहाँ पे क्या हुआ, इनको बार बार रिव्यू लेना पड़ता था कि भाई ठीक है उसका फीडबैक क्या आया क्या नहीं आया। तो ये
जो सिस्टम था ये रिमाइंड कराता रहता था कि नहीं भाई इसका जो है रिमाइंडर बाकी है, इशू रिजॉल्व हुआ या नहीं हुआ, तो ये रिमाइंड कराता रहता था। उसके अंदर जो पेंडिंग में गया तो पेंडिंग में गया। ठीक है भाई, क्लियर है? क्लियर है? हेलो, आवाज आ यस रही है मेरी? सर। यस सर, क्लियर है। तो दो हैं, क्लियर है एक सर, हमारे क्लियर है। पास पहले वाला था COF, और जो बाद वाला है वो है ACS। COF पहले चल रहा था इस सिस्टम से पहले, और ACS जो इस सिस्टम के आने के बाद हुआ है। ठीक है, कॉन्टेक्ट फंक्शन फंक्शन समझ में आ गया? आ गया कॉन्टेक्ट फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास जी था सर। इन्वेस्टिगेशन फंक्शन। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन फंक्शन क्या करा था, वो सेम वही काम करा था जो COF के अंदर हमारे पास जो फंक्शन कर रहा था। ये इसके अंदर क्या है, इसका काम इन्वेस्टिगेट करना है। काम क्या है इसका? इन्वेस्टिगेट करना है। इन्वेस्टिगेट कौन सा, देखो भाई एक बंदा है, उसने कहा कि भाई मेरी इतनी अमाउंट बनती है, इतनी नहीं बनती, तो उससे रिलेटेड जो रिव्यू वाला था, ये सेम वही काम कर रहा है। क्या कर रहा है कि भाई ठीक है, इन्वेस्टिगेट करते हैं इनकी अमाउंट बननी कितनी चाहिए, बन कितनी रही है, ये क्लेम क्या कर रहा है, आइदर सही क्लेम कर रहा है या गलत क्लेम कर रहा है, तो ये क्या है, इन्वेस्टिगेट। ठीक है, तो और ये क्या चल रहा है, ये पैरेलल चल रहा था इनिशियली, जो COF में चल रहा था उसी को, उसी के ही पैरेलल ये काम कर रहा है, काम वही कर रहा है सेम, तो काम चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो तीसरा था वो था रिसर्च फंक्शन। ये रिसर्च फंक्शन वही वाला है जो ऊपर रिसर्च वाला काम कर रहा था। तो क्या कर रहा था, ये केसेस निकाल निकाल के दे रहा था, और फिर जो कॉल्स थी कि भाई कॉल्स वालों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था कि भाई अब इनको कॉल करना है, इनको कॉल करना है, इनको कॉल करना है। तो रिसर्च वाला क्या करेगा, नए केसेस निकालेगा, केसेस निकाल के किनको देगा, कॉन्टैक्ट फंक्शन वालों को देगा। ठीक है, कॉन्टैक्ट फंक्शन वाले कॉन्टैक्ट करेंगे, और उसमें कोई भी डिस्प्यूट आता है तो उस डिस्प्यूट के लिए इन्वेस्टिगेशन फंक्शन काम करेगा। तो इस तरह से ये तीन फंक्शंस काम करना स्टार्ट कर दिया था। क्लियर है? हाँ भाई, क्लियर है? यस सर। सर। ठीक है, तो वो जो छह थे उनको, छह को उन्होंने क्या कर दिया, उनको मजीद उन्होंने जो है वो समराइज कर दिया है, या इनको जो है वो रेलिवेंसी की बेस पे उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। तो छह से ये तीन रह गए, वो था COF और ये है ACS। अब ACS क्या हो गया, इसके अकॉर्डिंगली बहुत ज्यादा सिंप्लीफाइड हो गया, बहुत ही सिंप्लीफाइड हो गया भाई। सीधी सी बात है, क्या करना है हमारे पास कोई भी मसला है, हमारा रिसर्च यूनिट डिग आउट करेगा, डिग आउट करके कॉन्टैक्ट पर्सन को देगा, कॉन्टैक्ट फंक्शन जो है ये उनको रीच कर रहे होंगे। ठीक है, इन केस कोई भी डिस्प्यूट आता है तो वो इन्वेस्टिगेट फंक्शन जो है वो उसको इन्वेस्टिगेट कर लेगा, तो ये आसान हो गया इससे, तो ये बहुत ज्यादा सिंप्लीफाइड हो गया, अब ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं रहा। हाँ, अब दिस न्यू स्ट्रक्चर ऑल्सो रिजल्ट इन एन ऑपरेशन आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट कलेक्शन, वन नॉट एज वेल इंटीग्रेटेड। हाँ भाई, ACS ऑफिसर्स पर, हाँ। अब हुआ क्या है, अब इसका देखो स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करो। अब जितने भी लोग हैं, हर एक के अलग अलग क्यूबिकल्स और केबिन्स बने हुए हैं। पहले वो लोग सारे के सारे एक साथ बैठ के काम कर रहे थे, अब वो क्या हो गया, अलग अलग काम कर रहे हैं इंडिविजुअल होके। इसमें क्या हुआ, इसमें इन्होंने ये लगा, जो एम्प्लॉयज थे, कि भाई हमें क्या कर दिया, हमें आइसोलेट कर दिया है, हमें क्या कर दिया है, आइसोलेट कर दिया है एक दूसरे से, और हमें बिल्कुल कॉर्डन ऑफ करके काम करवाया जा रहा है। ठीक है, खैर इश्यूज ये आगे आएंगे, बट क्या किया हमने, इनको सबको आइसोलेट कर दिया। जूम कर लें, जूम ठीक है? हाँ भाई, तो इनको क्या कर दिया था इन्होंने, हर एक को आइसोलेट कर लिया। अब आइसोलेट में क्या हो गया, जितने भी लोग हैं वो सब इंडिविजुअल अलग अलग काम कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या था, वो था एसएस ऑक्सफोर्ड जनरली ब्राइटली एंड रूमी ऑल एम्प्लॉयज हैड देयर ओन टर्मिनल्स। कैसे हैं, हर एक के अपने टर्मिनल्स हैं, और वो प्राइवेटली क्यूबिकल्स में बैठे हुए हैं। तो इनको जो ज्यादा फील हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो आइसोलेशन फील हो रही है। पहले ये लोग सारे के सारे एक ही टेबल पे, मतलब एक एक साथ सब बैठ के काम कर रहे थे, अब इनको आइसोलेट कर दिया गया है। ठीक है, देखो आइसोलेशन का क्या फायदा होता है या नुकसान होता है, एचआर वालों?
अगर क्यूबिकल्स बनाते हैं इंडिविजुअल के, तो इससे नुकसान एफिशिएंसी होगा, बढ़ेगी कम होगी? कम होगी, क्यों? कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाएगा ना। ठीक है। और कोई और? देखो, जब भी बात करता हूँ आइसोलेशन की, तो इसके दोनों हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी है। इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या है? इसका पॉजिटिव इफेक्ट ये है कि आप इंडिविजुअल होते हैं, तो जो आपके गपशप लग रही होती है ना, तो टाइम का वेस्टेज होता है वो रिड्यूस हो जाता है। तो टाइम का वेस्टेज होता है वो रिड्यूस हो जाता है, मगर जो आपके जो कोऑर्डिनेशन और बॉन्डिंग होती है वो वीक हो जाती है। इस बॉन्डिंग से, इस कोऑर्डिनेशन से आप बहुत कुछ सीखते भी हो, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते हो, उसके सोल्यूशन मिलते भी हैं। तो एक एंड पे आपके बेनिफिट्स भी हैं इसके, और एक एंड पे इसके नुकसान भी हैं। ठीक है। अब याद रखो, अभी क्या कर रहे हो, आप एक स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हो, पहले एक साथ थे, अब आपने को अलग अलग कर दिया है, तो क्या आएगा? रेजिस्टेंस आएगी, रेजिस्टेंस टू चेंज। ठीक है। तो याद रखो, इंटरनली भी इश्यूज आएंगे। ठीक है। तो क्या कर दिया हमने, इनको इनको प्राइवेट क्यूबिकल्स दे दिए हैं। एज केसेस appeared on the employee's screen, namely an employer rarely followed them through to completion। ठीक है। देखो भाई, इनिशियली पहले क्या था, हमारे पास स्क्रीन के ऊपर एम्प्लॉयज के रैंडमली आ रहे थे, तो उसमें होता ही था कि आपके पास एक केस आया, आपने आगे क्या काम किया और आगे फॉरवर्ड कर दिया। अब नेक्स्ट टाइम जब आएगा ना, वो आपके पास नहीं आएगा, वो किसी और के पास जा रहा होगा। बस समझिए, जो पुराना था सीओए फंक्शन, उसमें क्या था कि आप एक केस पे काम कर रहे हो, आपने उसमें काम किया, आपने कोई भी अपना फीडबैक दिया, अब वो जो चीज है वो चली गई उसके पास, मगर जब वो नेक्स्ट टाइम कांटेक्ट करेगा ना, तो वो लाजमी नहीं कि आपके पास ही कांटेक्ट करे, वो रैंडमली किसी के पास भी चला जाएगा। जबकि होना क्या चाहिए, होना चाहिए भाई उसी के पास ही है, ताकि वो ज्यादा बेहतर तौर पर उसको करस्पॉन्ड कर सके। क्लियर है ये? देयर वाज नो रीजन टू मूव फ्रॉम वन सेशन। हाँ, अब इसके अंदर जो है, इसमें ये था कि भाई हर एक का अपना वर्क स्टेशन बना हुआ है, हर एक का अपना वर्क स्टेशन बना हुआ है, और एक कोई बंदा जो है वो अपने वर्क स्टेशन छोड़ के किसी और के वर्क स्टेशन पे नहीं जा सकता। तो हर एक के टर्मिनल्स अलग अलग बने हुए हैं, तो स्विचिंग पॉसिबल नहीं है कि यार मेरा सिस्टम काम नहीं करना तो मेरे पास बैठ जाओ, या मेरा कस्टमर उस वाले पे आया हुआ है तो मेरे पास आ जाओ। तो स्विचिंग पॉसिबल नहीं थी इसके अंदर, कि जो जिसके पास होगा उसी के पास ही आएगा। ठीक है। Thus, in introducing the technology, there was a reintegration of these three specialized functions। ठीक है। इसमें फायदा ये हुआ कि भाई जिसका काम था उसी के पास आएगा, और जिसका कस्टमर है अब वो हर बार जब भी कॉल करेगा उसी के पास ही जाएगा, तो वो उसको अपॉइंट हो गया एक तरह से। इसमें फायदा ये होगा कि आपको पास उसकी पास्ट हिस्ट्री मौजूद होगी। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, किसके पास जाते हो? आप कहते हो भाई ये हमारा फैमिली डॉक्टर है, तो फैमिली डॉक्टर के पास क्यों जा रहे होते हो? क्योंकि उसको पूरी पास्ट हिस्ट्री मालूम होती है कि आपकी फैमिली में क्या क्या इश्यूज या डिजीजेज मौजूद हैं, कौन से ऐसे हैं जो आपके पास खानदानी है, और कौन से ऐसे जो आपको रिसेंटली लगे हैं, या पास्ट में आपको क्या हुआ था। तो उसको हिस्ट्री मालूम होती है आपकी पूरी, तो वो ज्यादा बेहतर तौर पर टैकल कर सकता है। तो यहाँ भी यही था, इन्होंने कहा भाई पुराने वाले में तो रैंडमली जा रहा था, बट इसमें क्या होना चाहिए कि भाई जिसके पास जो है वो उसी के पास जाना चाहिए, ताकि उसको पूरी पास्ट हिस्ट्री मालूम होती है। ठीक है। और यही इसकी खास बात थी। अच्छा, फिर क्या था हमारे पास कि, हाँ, एसीस ने सीएफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को भी रिजॉल्व कर दिया था। तो द रिस्पॉन्स टाइम इन एसीएस वाज मच फास्टर देन सीओएफ। क्यों? क्योंकि देखो, आप सीएफ में काम कर रहे हो, कैसे काम कर रहे हो? आप काम कर रहे हो मैनुअली। कैसे काम कर रहे हो? मैनुअली काम कर रहे हो। जब मैनुअली काम कर रहे हो तो आपको तमाम चीजें ढूंढनी है और फिर रिपोर्ट निकालनी है, सब कुछ करना है। जबकि यहाँ पे एसीस में क्या हो गया, तमाम चीजें ऑटोमेटेड हो गई हैं। अब उसकी पूरी हिस्ट्री भी आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही है, तमाम पास डेटा, आपका एक कस्टमर है, आपका एक क्लाइंट है, तमाम आपके पास आ रहा होगा, तो आपके पास तमाम चीजें उसकी बैकअप पे मौजूद होंगी। तो जो रिस्पॉन्स टाइम था वो ज्यादा तेज हो गया। इसी तरह से आप उसके क्या कर रहे हो, आप फॉलोअप्स भी ले रहे हो, उसमें फॉलोअप्स भी नहीं थे। फॉलोअप ऑन केसेस वाज आल्सो इम्प्रूव्ड इन एसीएस, क्योंकि जब तक आप फॉलोअप नहीं लोगे तो काम पेंडिंग में ही पड़ा रहता है, क्योंकि आपको प्रेशराइज करना पड़ता है। तो इसमें फॉलोअप्स भी बेहतर हो गए थे।
तो इसमें क्या किया इन्होंने, पहला काम ये क्या, इन्होंने उस सेंट्रलाइज को डिसेंट्रलाइज किया, हायरार्की को छोटा किया, ऑटोमेटेड सिस्टम लेके आ गए। सिस्टम 3 फंक्शंस में काम कर रहा है बजाय 6 के। एक इन्वेस्टिगेट करता है, एक जो है उसपे कॉल्स करता है, और एक जो है वो उसमें क्यूरीज को रिजॉल्व करता है कि अगर कोई डिस्प्यूट है तो। ठीक है, फिर क्या था, क्यूबिकल्स बना दिए, हर एक के पास अपना अपना वर्क स्टेशन है, उससे काम करेगा। रिस्पॉन्स टाइम तेज हो गया हमारे पास, फॉलोअप्स बेहतर हो गए। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो गई, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई, प्रोडक्टिविटी हमारे पास इंक्रीज हो गई। अच्छा, फिर हमारे पास इसी कंट्रोलिंग की बात करते हैं। देखो, इन सबके हमारे पास अगर हम प्रोडक्टिविटी के हवाले से बात करें तो प्रोडक्टिविटी हमारी बेहतर हुई थी, प्रोडक्टिविटी हमारी बेहतर हुई थी। बट ऑन दी अदर हैंड, परहैप्स द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन COF एंड ACS वाज द अमाउंट ऑफ परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। जो मॉनिटरिंग थी वो भी बढ़ गई थी, मॉनिटरिंग बढ़ गई थी। In terms of office performance, the computer provided timely information that help managers track the work status. अब हुआ क्या कि मैनेजर के पास तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन आ रही है, आपकी स्क्रीन्स भी मॉनिटर की जा रही हैं, आपने कितनी कॉल्स दी, कितना टाइम लिया, एक एक चीज मॉनिटर की जा रही है, और तमाम रिपोर्ट जारी थी आपके मैनेजर के पास। पहले मैनुअली काम हो रहा था, मैनुअली काम के अंदर आप ट्रेस नहीं कर सकते हो, ट्रेसेबिलिटी मुश्किल होती है। बट जब सिस्टमेटिकली काम हो गया तो सारा डेटा अवेलेबल होना शुरू हो गया, और तमाम डेटा रिपोर्ट होने लगा किसके पास, मैनेजर के पास। तो आपकी एक एक काम की परफॉर्मेंस उसके पास रिपोर्ट होनी शुरू हो गई। अब होगा क्या, आपको लगेगा कि आपको कैद कर दिया गया है, क्यों? आई थिंक ये शायद डालडा का केस है, काफी पुराना केस है, कि उन्होंने जो है वो कैमराज लगा दी थे अंदर प्रोडक्शन ऑफिस के अंदर, जो प्रोडक्शन रूम था ना उनका, जहाँ प्रोडक्शन हो रही थी, और उन्होंने कैमरा लगा दी थे। तो जब जिस दिन वर्कर्स को पता चला कि कैमरा सारे इंस्टॉल हो गए, उन्होंने काम करना बंद कर दिया। मैंने कहा आपको हमारे ऊपर भरोसा नहीं है क्या? तो याद रखो, जब आप मॉनिटरिंग स्ट्रिक्ट करते हो, कंट्रोलिंग टाइट करते हो, तो आपके पास रेजिस्टेंस आनी शुरू हो जाती है। पहले वो सारे के सारे मिलके काम कर रहे थे, हंसी मजाक भी हो रहा होगा और तफरियां भी हो रही होंगी, क्योंकि सब एक साथ बैठ के काम कर रहे हैं। मगर अब जब सबको आइसोलेट भी कर दिया गया है और साथ में उनकी मॉनिटरिंग भी टाइट कर दी गई है, तो आपको एम्प्लॉय के एंड से रेजिस्टेंस भी मिलनी शुरू हो गई होगी। ठीक है, खैर ये बात इसमें मेंशन नहीं है, मगर ऐसा होना चाहिए और हुआ होगा। This technology allowed for additional real-time information on a variety of performance indicators. तो इन्होंने अब हर एक की परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करनी शुरू कर दी, और मेजर किस लिए हो रही है, आपके KPIs के थ्रू, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। और वो इंडिकेटर्स बता रहे हैं कि भाई आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, और उस परफॉर्मेंस को लिंक कर दिया आपने आपके इंसेंटिव से। तो परफॉर्मेंस बेहतर होगी तो इंसेंटिव ज्यादा मिलेगा, परफॉर्मेंस बुरी होगी इंसेंटिव कम मिलेगा। तो एक एक चीज की मॉनिटरिंग शुरू हो गई थी इसके अंदर। ऑल्दो ऑल्दो कि परफॉर्मेंस बेहतर हुई थी, मगर कंट्रोलिंग भी इन्होंने बहुत ज्यादा टाइट कर दी या स्ट्रिक्ट कर दी इसके अंदर। अच्छा, एट एन इंडिविजुअल लेवल देयर वर 3 डिस्टिंक्ट सोर्स ऑफ परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। अच्छा, परफॉर्मेंस जो मॉनिटरिंग हो रही है वो हो रही है 3 चीजों की बेस पे। कंप्यूटर मॉनिटरिंग, जिसमें वो काम कर रहे हैं। टेलीफोन मॉनिटरिंग, जो उनके पास कॉल्स आ रही जा रही हैं। और टेक रिव्यूज। ठीक है, कंप्यूटर मॉनिटरिंग क्या है हमारे पास, मोर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन वर्क बिहेवियर एंड प्रोडक्टिविटी। तो आप मॉनिटर क्या कर रहा है, आपको एक एक चीज मॉनिटरिंग हो रही है कि भाई आप कंप्यूटर पे क्या काम कर रहे हो, कितनी देर आपने लॉग इन रखा, क्या क्या आपने चीजें एक्टिवेट की, क्या क्या आपने टाइम लगाया, कितने आपने केसेस रिजॉल्व किए, तमाम की तमाम चीजें आपकी बेसिकली क्या हो रहा है, आपकी स्क्रीन मॉनिटरिंग हो रही है, आपका कंप्यूटर मॉनिटर हो रहा है। ठीक है, तो इस पे इनको बहुत ज्यादा एतराज था। जो दूसरी उन्होंने मॉनिटरिंग शुरू की वो थी टेलीफोन मॉनिटरिंग। कौन सी कॉल्स आ रही है, कितनी कॉल्स जा रही हैं, कितना आप टाइम ले रहे हो, क्या बात कर रहे हो, कॉल्स रिकॉर्ड हो रही हैं, वगैरह वगैरह। तो हर चीज, आपका कंप्यूटर भी मॉनिटर हो रहा है, आपका टेलीफोन भी मॉनिटर हो रहा है, तो दोनों चीजें ही मॉनिटर हो रही हैं। तीसरा, टेक रिव्यूज। Tech reviews of an employee work consist of the supervisor, computer terminal,
और हार्ड कॉपी टू डिस्प्ले ऑल केसेस वर्क बाय एन एम्प्लॉय ओवर अ टाइम। आपने अब तक जितना भी काम किया है उस सब की टोटल परफॉर्मेंस जा रही है। कितने केसेस आए आपके पास, कितने रिजॉल्व हो गए, कितने पेंडिंग में बाकी हैं, कितने आपके काम किए हुए में इश्यूज निकले, तमाम की तमाम चीजें वो इसके अंदर आ रही है। इन शॉर्ट ये इन दोनों की बेस पे आपने आपने स्क्रीन मॉनिटर की, आपने टेलीफोन मॉनिटर किया, और यहाँ पे आपके वो केसेस को रिव्यूज या मॉनिटर किया जा रहा है। तो अल्टीमेटली आपकी पूरी की पूरी परफॉर्मेंस आपकी मॉनिटर हो रही है। क्लियर है? क्लियर है? जी जी। अच्छा, the supervisor had to determine whether the employee was analyze इस डेटा करेक्टली। उसने डेटा को एनालाइज इसे किया है, उसने डिसीजन सही लिया, उस पर रिकमेंड जो उसने किया वो सही किया, उसने कोई इनिशिएटिव लिया, फॉलोअप लिया नहीं लिया, फॉलोअप को गाइडलाइंस उसने फॉलो की, और वापस क्या किया उसने, कॉल बैक्स की वापस से या नहीं की, या ऐसा तो नहीं है कि उसने बिला फालतू में बिला जरूरत तंग करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये तमाम की तमाम चीजें वो क्या थे, इनके केपीआईज में मौजूद थी, और इन केपीआईज की बेसिस पे तमाम की तमाम चीजें मॉनिटर होनी शुरू हो गई थी। ठीक है, द रिजल्ट ऑफ द रिव्यू वर आइदर कम्युनिकेटेड टू द एम्प्लॉय फेस टू फेस और लेफ्ट इन हिज हर ड्रॉप बॉक्स। या तो उसको वैसे ही फेस टू फेस आते हैं, भाई आपकी परफॉर्मेंस ये जा रही है, ये रहा ये रहा ये रहा, या फिर उसको क्या कर देंगे, उसको ड्रॉप बॉक्स में उसको जो है वो सेंड कर देंगे, भाई आपकी ये चीजें ये आपकी परफॉर्मेंस रही है। क्लियर है? क्लियर है? अच्छा भाई, हमने कहाँ पे छोड़ा था? हाँ, हम ये पांचों पॉइंट कर चुके थे। अच्छा, अब आते हैं जरा सुपरवाइजर पे। हाँ, तो द टेक्नोलॉजी इन एसीएस हेल्प टू रेशनलाइज सुपरवाइजर्स जॉब देयर वर्क because much less fragmented. However, it had serious implication for how they viewed themselves and the amount of decision they felt they had. Some supervisor noted monitoring potential for developing employees. अच्छा भाई, वो ये कह रहा है कि हमारे पास जो सुपरवाइजर थे अब उनका काम बहुत ही आसान हो गया। दूसरी बात ये कि पहले हमारे पास जो जितनी भी चीजें होती थी आ, उसके अंदर हमारे पास बायसनेस की पॉसिबिलिटी थी। वो ऐसी थी कि भाई अब मुझे अगर लगता है कि भाई लेट सपोज के जो जिससे मेरी कोऑर्डिनेशन अच्छी है, मैं उसको ज्यादा मार्क्स दे दूं, ज्यादा पॉइंट दे दूं या कम दे दूं। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास तमाम चीजें डेटा बेस्ड हैं, डेटा ओरिएंटेड हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास हम इसको एग्जैक्टली डेटा की बेसिस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसके अंदर जो पर्सनल बायसनेस है वो कम हो जाएगी क्योंकि डेटा उसको ऑलरेडी रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इसमें पॉइंट आया था कि हमारे पास जो बायसनेस है वो भी कम हो जाएगी। ठीक है, मगर ऑन एम्प्लॉय की साइड से क्या हुआ, द न्यू एसीएस लेड टू आइसोलेशन ऑफ एम्प्लॉयज। तो एम्प्लॉयज को सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था वो क्या था कि वो आइसोलेट हो गए थे, पहली बात। दूसरी बात ये कि दे फील ऑफ कंटेनमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम अ रिक्वायर्ड कांस्टेंट प्रेजेंट एट देयर टर्मिनल वाज मॉनिटर्ड बाय द एम्प्लॉयज at the single factor they most dislike in the transition of ACS। तो देखो भाई, दो चीजें जो एम्प्लॉयज को बहुत ज्यादा सख्त नापसंद थी वो ये थी कि पहला पॉइंट वो ये था कि उनको आइसोलेट कर दिया गया, और दूसरा पॉइंट उनको हर वक्त बहुत ही क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा था। तो एसीएस ने तीन हमारे पास चीजें नजर आई। ओवरऑल परफॉर्मेंस बेहतर हो गई। दूसरा, हमारे पास क्या था, एम्प्लॉयज के एंड से एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा नाराज थे। नाराज क्यों थे? क्योंकि उनको एक तो आइसोलेट कर दिया, और दूसरा उन्होंने क्या किया, उनको बहुत ज्यादा क्लोजली मॉनिटर करना शुरू कर दिया। और तीसरा, हमारे पास जो मैनेजर्स थे उनके लिए उनमें क्या था, मैनेजर्स का ये था कि वो क्या करते थे, वो इजिली अब तमाम चीजों को मॉनिटर कर सकते थे और अपनी रिपोर्ट्स वगैरह बना सकते थे, और बायसनेस के बगैर, क्योंकि तमाम चीजें डेटा की बेसिस पे ही रिपोर्ट हो रही थी। ठीक है,
तो ये 3 एंड है हमारे पास, ओवरऑल परफॉर्मेंस और उसकी आईसीएस की, दूसरा हमारे पास सॉरी आईआरएस की, दूसरा एम्प्लॉयज के साथ जो हर्डल्स थे, और तीसरा जो मैनेजर्स थे। परफॉर्मेंस में क्या किया था इन्होंने, इसको कट डाउन किया, 6 से ये 3 पे ले आए, ऑटोमेटेड सिस्टम लेके आ गए, वो कनेक्टेड था, डेटा फॉरी अवेलेबल था, फॉरी फीडबैक काम हो रहा था, और जिस पास ऑलरेडी डील कर रहा था वो उसी पास तमाम चीजें जा रही थी। तो ये हमारे पास इसने एफिशिएंसी बढ़ा दी थी। एम्प्लॉय जो थे वो बहुत ही क्लोजली मॉनिटर हो रहे थे, उनको 3 जगह से मॉनिटर किया जा रहा था। पहले उनकी मॉनिटरिंग हो रही थी उनके कंप्यूटर्स की, दूसरी मॉनिटरिंग हो रही थी उनकी कॉलिंग्स की, और तीसरी मॉनिटरिंग हो रही थी उनकी परफॉर्मेंस की। एम्प्लॉयज के पास जो मैनेजर्स थे उनके पास तमाम चीजों का डेटा अवेलेबल था, और वो उस डेटा की बेसिस पे क्या कर रहे थे, तमाम चीजों को जज कर रहे थे, और परफॉर्मेंस की बेसिस पे ही उनकी कंपनसेशन बन रही थी। इस पूरी केस स्टडी में कोई कंफ्यूजन है? हाँ भाई। सर इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे वो बता दें। क्या कैसे आएंगे? हाँ क्वेश्चन सर, इसका क्वेश्चन किस तरीके से आएगा ये गाइड कर दें। लेट्स से अगर कहा जाए कि भाई एसीएस के अंदर और सीएफ में क्या फर्क है, मेजर डिफरेंस, ठीक है, या आपको लगता है कि स्ट्रेटेजिकली एसीएस ने क्या स्टेप्स लिए, या अगर एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से बात की जाए तो एम्प्लॉय क्यों नाराज थे, और उनको किस तरह से कंपनसेट किया जा सकता है कि उनकी नाराजगी खत्म हो जाए, या मोटिवेट किया जा सकता है, ठीक है, या जो है वो हाँ, जो आइसोलेशन का इशू है, अगर हम उसको रिजॉल्व करते हैं तो हमें क्या स्टेप लेने चाहिए कि वो ये सब चीजें ओवरकम हो जाएं, ठीक है। क्या आइसोलेशन रिजॉल्व करने से जो ओवरऑल परफॉर्मेंस थी या एफिशिएंसी वो रिड्यूस हो सकती है या नहीं हो सकती, ठीक है। या आप क्या सजेस्ट करते हैं, आपके सामने परफॉर्मेंस भी है, आपके सामने एम्प्लॉयज की मॉनिटरिंग भी है, और आपके सामने जो है वो मैनेजर परफॉर्मेंस भी है, आप क्या सजेस्ट करते हो कि इसको अडॉप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या इसमें अगर कुछ चेंजेस है तो आप क्या चेंजेस सजेस्ट करोगे? क्लियर है? पर यानी इसमें सबके आंसर तकरीबन थोड़े थोड़े अलग होंगे। हाँ, देखो, बेसिकली आंसर आपको देना है, सुनो सुनो, आंसर आपको देना है, आपका आंसर कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बट आपका जो भी आंसर हो वो जस्टिफाइड होना चाहिए। अगर आपसे आपका ओपिनियन पूछा गया है तो या तो केस स्टडी से आपसे परफॉर्मेंस पूछ ली जाएंगी, या कोई भी आपका प्रोसेस पूछ लिया जाएगा, या फिर आपसे आपका ओपिनियन पूछा जाएगा। अगर ओपिनियन यानी पूछा अगर जाता है, एक हम्म, जी जी, अगर एक बच्चा एग्री कर रहा है किसी बात पे और उसको जस्टिफाई कर रहा है और दूसरा डिसएग्री कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है, हाँ दोनों की दोनों बात सही है, जस्टिफाई, दोनों के आंसर अगर दोनों सही है। जस्टिफाइड है तो दोनों सही है, ओके। ठीक है, बट आंसर मस्ट बी जस्टिफाइड। क्लियर है? जी सर। सर हम वन वर्ड भी लिख सकते हैं ना पॉइंट्स में। हाँ, पॉइंट में लिख सकते हो। ओके सर। देखो, एक बात का ख्याल रखना, मुझे क्वांटिटी नहीं चाहिए, क्वालिटी पे काम करो, क्वालिटी लिखें, कम लिखो बट क्वालिटी लिखो, ठीक है। बस ठीक है। डन हो गया। मगर ऐसा भी नहीं कि तुम बस वो सर शुरू होते ही खत्म हो जाए एक लाइन में जवाब। सर ये डॉक्यूमेंट हमें दे दें। क्यों? आपको समझा दिया ना। सर डॉक्यूमेंट होगा तो ज्यादा इजी होता है ना पढ़ने नहीं, ये से। मैंने खुद बनाए हैं अपने लिए, तो आप भी खुद बनाइए अपने लिए। सर अरे प्रोवाइड सर कर दें हमें भी। नहीं। सर वो पीडीएफ फॉर्म में है, उसमें नहीं होता कॉपी। अच्छा भाई, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी फरमाइश क्या आई थी? रीडिंग सर मटेरियल। यही बेस। सर रीडिंग मटेरियल समझा दें। इसकी नजर आ रही है? यस सर। अच्छा भाई, डेटा, डेटा क्या होता है हमारे पास? रॉ फैक्ट्स, फिगर्स, नंबर्स, लेटर्स, सिंबल्स, कोई भी चीज है वो क्या है, वो डेटा है। लेट्स सपोज ये आपको नजर आ रही है इमेज, ये क्या है? के का मतलब क्या है? कुछ भी नहीं है, एक लेटर है। 5 का मतलब क्या है?
एक लेटर है। जब तक हम इसको अंडरस्टैंडेबल फॉर्म नहीं बनती तो ये रॉ डेटा है। जब तक इसकी अंडरस्टैंडेबल फॉर्म नहीं बनती तो ये क्या है, ये रॉ डेटा है। और रॉ डेटा का मतलब कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं भाई क्या चाहिए हमें, इंफॉर्मेशन चाहिए। इंफॉर्मेशन क्या होती है, इसी रॉ डेटा को प्रोसेस अगर कर लें। हमने कहा भाई हमारे पास क्या, हमारे पास पी है, पी का मतलब कुछ नहीं पता, मगर हमने कहा भाई ए और पी, एब्सेंट और प्रेजेंट, और मल्टीपल लोग मैंने ले लिए, तो अब वो क्या बन गया, वो प्रोसेस डेटा बन गया है, ठीक है। तो अगर रॉ फैक्ट से वो कुछ नहीं बता रहा, अगर हम उसको सबको प्रोसेस कर लें तो क्या बन जाएगा, हमारे पास इंफॉर्मेशन बन जाएगी। और इंफॉर्मेशन हमें हमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन देना शुरू कर देती है या यूजफुल होनी शुरू हो जाती है। अगर उसी को हम क्या करें, उसी को हम क्या करें फर्दर आगे लेके जाए तो क्या बन जाएगी, नॉलेज बन जाएगी। मल्टीपल इंफॉर्मेशन क्या बनती है, इंफॉर्मेशन से मिलके हमें नॉलेज मिल रही होती है। और नॉलेज से हम क्या बनाते हैं, हम बनाते हैं विजडम। विजडम क्यों होता है, विजडम इसलिए होता है कि हमें डिसीजन लेने होते हैं, चॉइसेस करनी होती है। हमारे पास नॉलेज होगी तो मल्टीपल नॉलेज की बेस पे हम क्या बनाएंगे, विजडम बनाएंगे। और विजडम की बेस पे हम क्या करेंगे, हम अपने डिसीजंस लेंगे। जितनी ज्यादा नॉलेज उतना बेहतर डिसीजन, ठीक है। चलो फिर हमारे पास क्या था, हमारे पास था इन्फॉर्मेशन। भाई फ्रूट्स है, फ्रूट्स में क्या होते हैं, हमारे पास कैलोरीज होती हैं, ये इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। हर फ्रूट की अलग इन्फॉर्मेशन आ रही है, अलग अलग कैलोरीज है। मगर आप करते क्या हो, आप हर बार एक ही तरह का फ्रूट नहीं ले रहे होते, डिफर कर रहा होता है वो सिनेरियो टू सिनेरियो। कभी आप तो कहते हैं भाई आप को आयरन की कमी है, तो आप वो फ्रूट्स लोगे जिसमें आयरन ज्यादा होते हैं। अगर कहते हैं कि वाइटामिन की कमी है, तो आप क्या करोगे, वो फ्रूट्स लोगे जिसमें वाइटामिन ज्यादा है। तो ये क्या बना है हमारे पास, इस नॉलेज से हमने क्या बनाया, हमने विजडम बनाया। नॉलेज से क्या बनाया, विजडम बनाया है, ठीक है। फिर हमारे पास डीआई के डब्ल्यू हायरार्की है। डीआई के डब्ल्यू क्या है हमारे पास, डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम। डेटा बिल्कुल बेसिक होता है, लोएस्ट लेवल पे इसको रिफाइन करते हैं या प्रोसेस करते हो, इंफॉर्मेशन बन गई। मजीद इंफॉर्मेशन को रिफाइन करेंगे तो क्या बन जाएगी, हमारे पास नॉलेज बनेगी। और नॉलेज की बेस पे हम क्या करेंगे, विजडम हम कर रहे होंगे, यानी कि हमारे पास डिसीजन मेकिंग हो रही होगी। तो ये हमारे पास क्या है, इसकी हायरार्की है। अब हमारे पास आता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। टाइम थोड़ा सा हमारा शॉर्ट है तो हम थोड़ा तेज तेज चलेंगे, ठीक है। ये एमआईएस होता क्या है, देखो हमारे पास क्या है, ये दो लोग हैं, ये गाड़ियां कैसे चल रही है, स्मूथली चल रही है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया हुआ है, एक सिस्टम बनाया हुआ है ट्रैफिक। तो इसके अकॉर्डिंगली क्या हो रहा है, हमारे पास तमाम चीजें ये बिल्कुल स्मूथली रन कर रही हैं। मगर हमारे पास क्या है, ये एक दूसरी चीज है। इसमें क्या हो गया, ट्रैफिक का क्या हाल है, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारे पास कोई सिस्टम यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा। तो जब आप सिस्टमेटिकली होके काम करते हैं तो चीजें ऑर्गेनाइज हो जाती हैं, और जब ऑर्गेनाइज हो जाती है तो क्या होता है, हमारे पास चीजें स्मूथली रन करना शुरू कर देती है। तो इसलिए आपको एक सिस्टम की जरूरत पड़ती है, ठीक है। जैसे आपके पास ट्रांसपोर्ट के लिए आपके पास ट्रैफिक सिस्टम चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए आप क्या करते हो, पुलिस सिस्टम चाहिए होता है जो तमाम चीजों को करेगा, लिटरेसी के लिए आपको एजुकेशन सिस्टम चाहिए, एंड सो ऑन, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम, थोड़ा सा तेज चलेंगे, टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट है, ठीक है। इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करते हैं तो हमारे पास होता क्या है, इसमें हम कर रहे होते हैं, हम कहते हैं भाई हमारे पास ये इंफॉर्मेशन सिस्टम है। इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या हो रहा होगा, हमारे पास डिफरेंट जगहों से हमारे पास इनपुट आ रहा होगा और आउटपुट जा रहा होगा, और अब हम उस नॉलेज को रिफाइन कर रहे होंगे। याद रखो, देखो हमारे पास क्या होता है, लेट्स सपोज ये हमारे पास सर एक, आपकी एक आवाज हाँ, क्या कह रहे हो, तो बीच में आवाज नहीं आ रही थी, अब आ रही है। अब आ रही है, अच्छा। ये हमारे पास क्या है, ये है टीपीएस। क्या है, टीपीएस। टीपीएस क्या होता है, टीपीएस होता है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। क्या होता है, संज्ञा, हाँ टीपीएस। टीपीएस क्या होता है हमारे पास, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, ठीक है।
ये टीपीएस होता क्या है? जितनी भी हमारे पास इंफॉर्मेशन इनपुट आ रही होगी इस सिस्टम के अंदर, वो कहां से आ रही होगी? टीपीएस से आ रही होगी, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। तो जितना भी इनपुट दोगे, या तो वो इनपुट आप मैन्युअली दे रहे होगे अपने पास से टाइप करके, कुछ भी करके, ठीक है, या फिर वो थ्रू सिस्टम काम कर रहा होगा। लेट सपोज आप एटीएम मशीन पे गए, आपने कार्ड डाला, आपने वैल्यू इंसर्ट की, आपकी ट्रांजेक्शन हो गई, पैसे तो आपको मिल गए, बट वो ट्रांजेक्शन भी तो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हुई होगी। किसने रिकॉर्ड की है? एक ऑटोमेटेड सिस्टम ने की है, जो हमारे पास एटीएम मशीन थी। तो ये ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, जो इनपुट जा रहा होता है डेटा, ये मैन्युअली भी जा सकता है और ये थ्रू सिस्टम भी जा सकता है, ठीक है। तो यहां से डेटा की एंट्री हो रही है। ये डेटा की एंट्री हो कहां रही है? ये होती है हमारे पास डेटाबेस में। कहां पे होती है? डेटाबेस में। तो जैसे ही हमने कोई ट्रांजैक्शन की, वो क्या हो गया? वो टीपीएस से कहां चली गई? वो डेटाबेस में चली गई। अब जितना भी डेटा है वो सब का सब हमारे पास डेटाबेस में अवेलेबल है। जितना भी डेटा है वो सब कहां पे है? हमारे पास डेटाबेस में अवेलेबल है। अब प्रॉब्लम क्या है? इस डेटाबेस में सारा का सारा डेटा है। मुझे क्या चाहिए? मुझे सिर्फ वो डेटा चाहिए जो रेलिवेंट हो। मसलन मुझे चाहिए किसका? मुझे चाहिए फाइनेंस का, मुझे चाहिए एचआर का, मुझे चाहिए मार्केटिंग और सेल्स का। अब देखो भाई, अगर मैं तमाम कस्टमर्स का डेटा एचआर वालों को देने लगूं, कोई फायदा होगा? ये तमाम सैलरीज जितनी भी है लोगों की, मैं मार्केटिंग वालों को बताना शुरू कर दूं, कोई फायदा होगा? तो हमारा इससे कोई कंसर्न नहीं है। हम क्या कहते हैं कि भाई डेटा जितना भी है वो सब का सब डेटाबेस में मौजूद है, मगर करना क्या है? हमें रेलेवेंट डेटा देना है। क्या करना है? जो फाइनेंस से रिलेटेड है वो फाइनेंस के पास जाना चाहिए, जो एचआर से रिलेटेड है वो एचआर के पास जाना चाहिए, जो मार्केटिंग से रिलेटेड है वो मार्केटिंग के पास जाना चाहिए। मगर ये सारा कंप्लीटली काम मौजूद है, डेटाबेस में मौजूद है। तो भाई डेटाबेस से मैं कैसे निकालूंगा? अगर हर बंदे के पास एक्सेस होगा तो वो तो हर तरह का डेटा देख सकता है। तो दैट मीन्स कि मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। और कंट्रोल कौन करेगा? इसके लिए हम क्या करते हैं? हम एक और डिपार्टमेंट बनाते हैं, इसको हम कहते हैं MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। और ये MIS वाले क्या कर रहे होते हैं? ये कर रहे होते हैं सारा असल काम, ठीक है। ये काम गया, ठीक है। तो होगा क्या? इस डेटाबेस से जितना भी डेटा है, डेटाबेस से जितना भी डेटा है वो कौन उठा रहा होगा? वो ले रहे होंगे MIS वाले। और MIS वाले क्या कर रहे होंगे? अपने अकॉर्डिंगली जिसको जो डेटा चाहिए, फिर वो MIS वाले डेटा वो सेंड कर रहे होंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या है? टीपीएस, जहां से डेटा सारा जनरेट होगा, जनरेट होके सारा डेटा कहां जा रहा होगा? डेटाबेस में जा रहा होगा। और डेटाबेस से निकल कर जाएगा, MIS वाले उस डेटा को ले रहे होंगे और फिर वो क्या कर रहे होंगे? रेलिवेंट लोगों को डेटा सेंड कर रहे होंगे, ठीक है। जैसे इसके अंदर डेटा टीपीएस से आ रहा है, ऐसे और जगह से भी आ रहा होगा, कस्टमर से आ रहा होगा, सेल्स से आ रहा होगा हमारे पास, तो डिफरेंट फैक्ट्री से आ रहा होगा, डिफरेंट जगहों से आ रहा होगा, क्लियर है ये? तो इस जो ये सर डेटा, ये हाँ हाँ, सर ये फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन में आएगा? फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन तो है। ये फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन तो इंफॉर्मेशन सिस्टम। सिस्टम क्या है? इंफॉर्मेशन का फ्लो, कुछ रिसीव हो रहा है, ओके। कुछ सेंड हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास MIS काम कर रहा होता है। क्लियर है? क्लियर है? बोलो। जी सर। यस सर। ठीक है। तो फिर हमारे पास क्या है? अब इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है? हमारे पास अलग अलग है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, फाइनेंस है, ऑपरेशन है, मार्केटिंग है, एचआर है। तो हर एक हमारे पास क्या है? ये हमारे बिजनेस के डिपार्टमेंट से, और हर एक को डेटा की जरूरत है, हर एक को डेटा की जरूरत है, रेलिवेंट डेटा की जरूरत है, ताकि अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकें। नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, कोई हमारे एफिशिएंसी से रिलेटेड काम करना है, हमें डिसीजन मेकिंग करनी है, या अपने प्रोसेस को इफेक्टिव बनाना है, तो हर चीज में डेटा इन्वॉल्व है।
फिर हम कंपेयर कर रहे होते हैं अपनी स्ट्रेंथ को अपने कॉम्पिटिटर से, बस क्या है क्या नहीं है। तो तमाम चीजों को एनालाइज करने के लिए हमें डेटा की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, जो सीपेक बनाया हमने क्यों बनाया भाई? डेटा अवेलेबल था, उस डेटा की बेस पे हमने क्या किया, हमने कंपेयर किया कॉस्ट अगेंस्ट बेनिफिट, क्या कॉस्ट आ रही है और क्या बेनिफिट हमें ड्राइव हो रहे हैं। तो उसकी बेसिस पे हमने क्या किया, हमने इसको डेवलप कर लिया। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है? देखो भाई, हमेशा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है, वो तमाम टेक्नोलॉजीज जो इंफॉर्मेशन की हैंडलिंग में काम आए, जिसके जरिए हम इंफॉर्मेशन हैंडल कर रहे हों, इंफॉर्मेशन हैंडल कर रहे हो। आपका कंप्यूटर भी आईटी के अंदर आएगा, आपकी हार्ड डिस्क भी आईटी के अंदर आ रही होगी, आपका मोबाइल, इस पे भी आप क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं। बात का मतलब क्या है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो रही है, मैसेजेस कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो रही है। वो टावर जिसके थ्रू ये सिग्नल्स आ रहे जा रहे हैं, वो भी आईटी का पार्ट है। तो जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी टेक्नोलॉजिकल चीजें हैं जिसकी वजह से हमारी इंफॉर्मेशन हैंडल हो रही है, वो सब की सब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आएगी। क्लियर है? क्लियर है? यस सर, ईआरपी भी बता दें एक बार। आ रहे हैं, आ रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास डेवलप बिजनेस ऑटोमेशन। अब बिजनेस ऑटोमेशन का हमारा प्रोसेस है वो क्या चल रहा है हमारे पास। पहला लेवल होता है हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन, कि वो तमाम चीजें आइदर डॉक्यूमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आइदर तमाम चीजें डॉक्यूमेंट हो रही, डॉक्यूमेंट का मतलब रिकॉर्ड हो रही है या नहीं हो रही। हम मैनुअल रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं, रिकॉर्ड हो रही है या नहीं हो रही। उसके बाद फिर हम आते हैं ई डॉक्यूमेंटेशन पे। ये भाई अब क्या वो जो डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, क्या उसकी सॉफ्ट कॉपी मेंटेन है या नहीं है। सॉफ्ट कॉपी मेंटेन के बाद हम बात करते हैं कि जो सॉफ्ट कॉपी मेंटेन है, आइदर वो कोई सॉफ्टवेयर बेस्ड डेटाबेस बेसिस पे है या नहीं है। उसके आगे आते हैं भाई सॉफ्टवेयर के आगे, कि क्या वो इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड का मतलब कोई आपके पास ऐसा सॉफ्टवेयर जो ईआरपी बेस्ड हो, या इसको ये क्या वो यूज हो रहा है या नहीं हो रहा। और लास्टली डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग के लिए आप कोई इंटेलिजेंस टूल यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे। तो 5 चीजें हैं बिजनेस ऑटोमेशन के अंदर। पहली, डॉक्यूमेंटेशन, आप मैनुअली कर रहे हो या ऑटोमेटेड कर रहे हो, मैनुअली कर रहे हो या नहीं कर रहे, मैनुअली। फिर अगर रिकॉर्ड कर रहे हो तो क्या आप उसकी सॉफ्ट कॉपी मेंटेन कर रहे हो या नहीं कर रहे, कंप्यूटराइजेशन। उसके बाद अगर सॉफ्ट कॉपी मेंटेन कर रहे हो तो क्या सॉफ्टवेयर बेस्ड कर रहे हो या नहीं कर रहे। उसके बाद क्या ये सॉफ्टवेयर बेस्ड हो रहा है, क्या ये डेटा शेयरिंग हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, आपके पास ईआरपी टाइप की कोई चीज आ गई। उसके बाद क्या उन सब इंफॉर्मेशन की बेसिस पे आप कोई डिसीजन ले रहे हो, वो इंटेलिजेंस बेस्ड डिसीजन है या आप मैनुअल ले रहे हो। तो ये 5 चीजें आ रही है हमारे पास बिजनेस ऑटोमेशन के अंदर। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। फिर हम आगे आते हैं। ठीक है, जो डॉक्यूमेंटेशन है वो हमारे पास 3 तरह का है। पहला है हमारे पास नो डॉक्यूमेंटेशन, कोई चीज हम रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे। हाँ भाई, जो आ रहा है जा रहा है, ठीक है, वो हो गया काम। तो कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, ये पान का खोखा। ठीक है, ये क्या कर रहा होगा, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर रहा होता। ठीक है। दूसरा है पार्शियल डॉक्यूमेंटेशन, कुछ पार्ट आप रिकॉर्ड कर रहे होते हो, कुछ पार्ट आप रिकॉर्ड नहीं कर रहे होते हो। मसलन आप दुकान पे गए, दुकान वाला क्या कर रहा होता है, अपनी हर चीज को रिकॉर्ड नहीं कर रहा था। वो क्या रिकॉर्ड करता है, वो रिकॉर्ड करता है हाँ भाई किससे कितने का सामान लिया, किसको कितने पैसे देने बाकी हैं। या वो ये कर रहा होता है कि भाई ठीक है, किससे कितने पैसे रिसीव करने हैं बाकी हैं, उधार पे सेल किया है। तो वो 2-4 चीजें रिकॉर्ड कर रहा होता है, बाकी की एक्टिविटीज रिकॉर्ड नहीं करता। पार्शियल डॉक्यूमेंटेशन। तीसरी डॉक्यूमेंटेशन है फुल डॉक्यूमेंटेशन, वो एक एक चीज रिकॉर्ड करेगा। एम्प्लॉय कब आ रहा है, एम्प्लॉय कब जा रहा है, इन्वेंट्री कितनी मौजूद है, प्रोडक्शन कितनी की है, सेल कितनी की है, किस किस को सेल की है। तो तमाम की तमाम चीजें रिकॉर्ड हो रही होती हैं मैनुअली, ये रिकॉर्डिंग है। तो ये क्या हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन की लेवल है, नो डॉक्यूमेंटेशन, पार्शियल डॉक्यूमेंटेशन और फुल डॉक्यूमेंटेशन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कंप्यूटराइजेशन। ठीक है, हाँ भाई, तो बस क्या है कंप्यूटराइजेशन। हम क्या कर रहे हैं, हम उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सॉफ्ट कॉपी पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब सॉफ्ट कॉपी क्या होता है कि कुछ पार्ट हमने सॉफ्ट कॉपी पे रिकॉर्ड किया हुआ है और क्या हमने कंप्लीट सॉफ्ट कॉपी पे रिकॉर्ड किया हुआ है। कुछ पार्ट का मतलब क्या हो सकता है,
हमने क्या किया हुआ है, कुछ चीजें रिकॉर्ड कर ली है सॉफ्ट कॉपी पे। मसलन हमने क्या किया, हमने कैश रजिस्टर बनाया हुआ है। कैश रजिस्टर मतलब ये होता है कि आपके पास जैसे कोई भी डेटा है, कोई भी आया सेल के लिए, आपने रिकॉर्ड कर दिया भाई क्या आइटम आपने सेल किया है, ठीक है, और बाकी कोई इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड नहीं हो रही होती। कुछ जगह पे क्या होता है, फुल कंप्यूटराइजेशन होती है, हर चीज रिकॉर्ड हो रही होती है बाय एनी फॉर्म, सॉफ्ट कॉपी मौजूद है इन एनी फॉर्म, चाहे वो एक्सेल पे हो, चाहे डॉक्यूमेंट फॉर्म में हो, चाहे पीडीएफ फॉर्म में हो। तो तमाम चीजें क्या है हमारे पास, हर चीज रिकॉर्ड हो रही होती है कंप्यूटराइजेशन में, ठीक है। अब इसी की नेक्स्ट आगे चीजें क्या है, अब जो रिकॉर्ड हो रही है, फुल रिकॉर्डिंग हो रही है, वो जो तमाम चीजें रिकॉर्ड हो रही है वो पार्शियल भी हो सकती है, ऑटोमेटेड और फुल भी हो सकती है। ऑटोमेटेड का मतलब क्या है, हमारे पास सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हों, यही जो सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हों। आप पार्शियल यूज कर रहे होते हो, कुछ चीजों के आपने सॉफ्टवेयर यूज कर लिए और कुछ चीजें आपने सॉफ्ट कॉपी पे रखी हुई हैं। मसलन आपने सॉफ्टवेयर यूज किया हुआ है किस चीज के लिए, पेरोल और प्रोडक्शन के लिए, बाकी आपने एक्सेल इस्तेमाल कर रहे हो या पीडीएफ पर चीजें रिकॉर्ड कर रहे हो सॉफ्ट कॉपी पे, ठीक है, तो ये पार्शियल है। और तमाम चीजें ही आप क्या कर रहे हो, सॉफ्टवेयर के थ्रू रिकॉर्ड कर रहे हो, तो ये फुल ऑटोमेशन है। फिर इंटीग्रेटेड है, इंटीग्रेटेड में आपका ईआरपी आ गया। अब ये ईआरपी जो है वो पार्शियल भी हो सकता है और ये कंप्लीट भी हो सकता है। आपने तमाम डिपार्टमेंट्स को आपने क्या कर लिया, इसमें इंटीग्रेट कर लिया, तो ये हमारे पास कंप्लीट ईआरपी हो गया। और अगर आपने कुछ चीजों को लिया हुआ है तो क्या हो गया, हमारे पास कुछ मॉड्यूल्स हो गए, तो ये कंप्लीट ईआरपी और ये मॉड्यूल्स हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया, इंटीग्रेशन आ गई है। अच्छा देखो, ईआरपी को समझने की कोशिश करो। अम, जब हमने ईआरपी स्टार्ट किया है तो हमारे पास सबसे पहले था एमआरपी। एमआरपी बेसिकली कर क्या रहा था, एमआरपी जितनी भी प्रोडक्शन थी उस सबको रिकॉर्ड कर रहा था। एमआरपी क्या कर रहा था, जितनी प्रोडक्शन थी, ओ सॉरी, जितनी मटेरियल रिक्वायरमेंट थी, तो मटेरियल की रिक्वायरमेंट को ये रिकॉर्ड कर रहा था। इन शॉर्ट, मटेरियल रिक्वायरमेंट से मुराद क्या है, आपके पास परचेज एंड प्रोक्योर। परचेज और प्रोक्योर हमारे पास रिकॉर्ड हो रहा होता है किसमें, एमआरपी के अंदर, ठीक है। जितनी प्रोक्योरमेंट है या परचेजिंग वो सब एमआरपी के अंदर आती हैं। ये एमआरपी क्या है, ये है एमआरपी 1, ठीक है। इसके बाद फिर हम आगे बढ़े, हमने कहा यार हम सिर्फ मटेरियल की रिक्वायरमेंट क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसके अंदर ये था हमें कितना मटेरियल चाहिए, कितना मटेरियल चाहिए, क्योंकि हमें देखो इसको सिस्टमेटिकली क्यों किया, क्योंकि हमें क्या करना था, हमें पास लगता था लीड टाइम, आने में टाइम लगेगा। तो भाई आने में टाइम लगेगा और मुझे रिक्वायरमेंट अभी है, तो फौरी में कैसे करूं पूरा। तो इसके लिए हमने क्या किया था, हमने ये एमआरपी 1 बनाया था कि भाई कितना मटेरियल रिक्वायर्ड होगा, कब कब रिक्वायर्ड होगा, कितना टाइम लगेगा, कौन कौन से हमारे वेंडर्स हैं, तो इस सबको देख के मैनेज किया ताकि एफिशिएंसी आ जाए। ऐसा ना हो हम आउट ऑफ स्टॉक हो जाए रॉ मटेरियल की, इसके लिए हमने एमआरपी 1 बनाया था। तो भाई बात किसके लिए बनाया था, इसके बहुत बड़ा जो मेजर हाथ था वो था हमारा जो लॉजिस्टिक्स था, जो लीड टाइम था। लीड टाइम को देखते हुए हमने एमआरपी 1 बनाया था कि ठीक है भाई कितना मंगाना चाहिए, अगर लीड टाइम ज्यादा है तो हम क्या करें, ज्यादा ऑर्डर करें, लीड टाइम कम है कम 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 ऑर्डर कर दे ताकि जल्दी जल्दी हमारे पास आ जाए, तो जैसे रिक्वायरमेंट हो तो हमें होल्ड करना नहीं पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू लीड टाइम हमने करना शुरू किया था एमआरपी 1 के अंदर, लीड टाइम मेजर फैक्टर था हमारा। नेक्स्ट हमने क्या किया, हम आ गए फिर छोटा कर लेते हैं एमआरपी 2 के ऊपर, ठीक है। एमआरपी 2 क्या था, हमने कहा भाई एमआरपी के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम मटेरियल को या परचेज को प्रोक्योरमेंट को हम क्या कर रहे हैं, हम उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो हमने कहा हम सिर्फ ये क्यों रिकॉर्ड करें, क्यों ना हम एक काम करें, हम प्रोडक्शन को भी इसके साथ इंटरलिंक कर दें ताकि हम उतनी ही प्रोडक्शन करें जितनी हमारी जरूरत है। अगर सेल इतनी है नहीं, मैं ओवर प्रोडक्शन कर दूं तो होगा क्या, मेरे पास पाइलिंग होती जाएगी, पाइलिंग होती जाएगी तो मेरा कैश होल्ड होना शुरू हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है, एफिशिएंसी करने के लिए अपनी प्रोडक्शन को कंट्रोल करना पड़ेगा।
तो परचेज एंड प्रोक्योरमेंट एमआरपी 1 में आ गया और प्रोडक्शन एमआरपी 2 के अंदर आ गया। ठीक है, तो एमआरपी 2 के अंदर परचेजिंग भी था और प्रोडक्शन भी था। हमने कहा जब हमने मटेरियल को कर लिया है, प्रोडक्शन कर लिया है, तो बाकी को क्यों नहीं करते? तो फिर हमने जो नेक्स्ट स्टेप लिया वो क्या किया, हमने हमने बनाया ईआरपी। क्या बनाया हमने? ईआरपी। और इस ईआरपी के अंदर क्या था, हमने कहा भाई जब हम कर रहे हैं तो क्यों ना हम तमाम डिपार्टमेंट्स को आपस में ईआरपी कर लें। तमाम डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट्स है हमारे पास, ये सारे क्या है, इंटीग्रेट कर लिया हमने। जब सारे इंटीग्रेटेड तो क्या बन गया, ये ईआरपी बन गया, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। अभी हम ये करते हैं कि देखो इसमें जितनी ज्यादा डिपार्टमेंट शामिल होंगे उतनी कॉस्ट बढ़ती जाएगी, तो हम इससे बचने के लिए ये भी करते हैं कि कुछ पार्ट को आपस में इंटीग्रेट कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं मॉड्यूल्स। क्या कहते हैं? मॉड्यूल्स। तो हम पूरा का पूरा इंटीग्रेट नहीं करते, हम कुछ मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट कर लेते हैं, कुछ डिपार्टमेंट्स को इंटीग्रेट कर लेते हैं जहां पे लगता है कि हमें एफिशिएंसी चाहिए। ठीक है, तो पार्शियल इंटीग्रेशन वो मॉड्यूल्स हैं जिसपे कुछ डिपार्टमेंट्स आपस में इंटरलिंक है, और कंप्लीट इंटीग्रेशन या फुल इंटीग्रेशन वो तमाम की तमाम ऑर्गेनाइजेशन पूरी की पूरी इस पे आपस में लिंक्ड अप होती है। क्लियर है? क्लियर है? जी सर, क्लियर। अच्छा भाई, फिर आते हैं हम आगे। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए भाई इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस लेवल का मतलब ये हमें डिसीजन मेकिंग करनी है। उस डिसीजन मेकिंग के लिए हमारे पास बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं। ठीक है, टूल्स के अंदर क्या हमारे पास बिजनेस एनालिटिक्स भी आ गया। बिजनेस एनालिटिक्स का मतलब ये होता है हमारे पास डिफरेंट जगह से डेटा आ रहा है और उससे हमने बेसिक क्या क्या है, हमने डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, सबको एक जगह कंपाइल कर रखे हम क्या कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। और एक हमारे पास क्या है, बिजनेस इंटेलिजेंस। इसमें क्या होता है, हमने एआई या कोई और सॉफ्टवेयर यूज कर लिया और वो क्या कर रहा है, ऑटोमेटेडली हमें क्या कर रहा है, हमें इंफॉर्मेशन देके बता रहा है। ठीक है, तो ये दो तरह के हमारे पास, एक है हमारे पास सेल्फ सस्टेनेबल ग्रोथ बिजनेस, ये भी। तो हमारे पास ये डिफरेंट तरह के क्या है, ये हमारे पास इंटेलिजेंस लेवल्स हैं। कुछ क्या कर रहे हैं हमारे पास, कुछ में क्या आ रहा है, हमारे पास डिफरेंट जगह से डेटा आ रहा है, डिफरेंट सोर्सेज से हमारे डेटा वेयर हाउस में आ रहा है, और फिर वहां से हम अलग अलग यूजर्स यूज कर रहे हैं। कुछ में क्या हो रहा है, हमें जो जितना भी डेटा है वो सब ऑटोमेट होके वो क्या कर रहा है, हमें हमें एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में बता रहे हैं और इसकी बेस पे हम इजीली डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, ये बता रहे हैं क्या, डेटा। ये क्या बता रहा है, डेटा। ये क्या बता रहा है, प्रेजेंटेशन, ग्राफ्स की फॉर्म में, चार्ट्स की फॉर्म में, ऐसी फॉर्म जो आप इजीली समझ सको, जिसकी बेस पे आप फौरी डिसीजन ले सको, डैशबोर्ड्स की फॉर्म में। और ये होता है एआई बेस में, ये ऑटोमेटिकली हमें बता रहा होता है भाई क्या करना चाहिए, ये लिंक्स जनरेट करके बता रहा होता है। अच्छा भाई, ये एनालाइज करता है ऑटो, और ऑटो हमें बता रहा होता है। ठीक है, तो ये तीन तरह के हमारे पास ये डिफरेंट लेवल्स हैं। क्लियर है? आगे बढ़े। जी सर। अच्छा, हम क्यों कर रहे होते हैं भाई? एफिशिएंसी के लिए कर रहे होते हैं, हम वैल्यू बढ़ाने के लिए कर रहे होते हैं, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज के लिए कर रहे होते हैं, कॉस्ट रिडक्शन के लिए कर रहे होते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिस्टम की। ये जितनी भी चीजें हैं वो सब एक सिस्टमेटिकली काम कर रही हैं। सिस्टमेटिकली से मुराद क्या है, इंटरकनेक्टेड। सिस्टमेटिकली मुराद क्या है, इंटरकनेक्टेड। तमाम चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं, तमाम चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं, इंटर रिलेटेड होती हैं और इंटरडिपेंडेंट होती हैं। एक दूसरे पे जो चीजें डिपेंड कर रही हों वो इंटर रिलेटेड भी हों और इंटरकनेक्टेड भी हों, तो पूरा मिलकर क्या बनेगा, हमारे सिस्टम बनेगा, वरना वो सिस्टम नहीं बनेगा या वो सिस्टम काम नहीं करेगा। मसलन ये हमारे पास एक वॉच है, क्या है हमारे पास, एक वॉच है। अब वॉच के अंदर हमारे पास क्या होता है, वॉच में क्या होता है हमारे पास, डिफरेंट अलग अलग हमारे पास होते हैं। जो सेकंड हैंड है हमारे पास, ये हमारे पास जो है वो आर्स का है, ये हमारे पास आर्स का है हमारे पास। तो अलग अलग होते हैं हमारे पास, मगर अगर मैं आपस में इनमें से किसी को अलग कर दूं तो क्या ये पूरी चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। क्यों? क्योंकि ये सारे क्या हैं, इंटरकनेक्टेड भी हैं, कनेक्ट होने लाजमी है, इंटर रिलेटेड भी हों और इंटर डिपेंडेंट भी हों। एक दूसरे से मिलके चलेंगे तो काम होगा, वरना काम नहीं होगा।
तो जब जब जाके ये सिस्टम बनेगा, वरना ये सिस्टम काम नहीं करेगा। क्लियर है? ठीक है। ऐसे हमारे पास क्या सोलर सिस्टम है, अगर हमारे पास ये सिस्टम काम ना करे तो होगा क्या, ये सब आपस में कोलैप्स कर जाएंगे और ये पूरा सिस्टम ही तबाह हो जाएगा। इस वजह से हमारे पास ह्यूमन बॉडी है। ह्यूमन बॉडी कैसे बनी है, बहुत सारे सिस्टम से बनी है हमारे पास स्केलेटन सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, हमारे पास जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम है, हमारे पास नर्वस सिस्टम है। तो डिफरेंट सिस्टम्स होंगे तो काम करेगी ना पूरी बॉडी, और अगर सिस्टम्स आपस में काम मिलके काम कर रहे होंगे। अच्छा, तो फिर हमारे पास क्या है, ये सिस्टम से आपस में लिंक्ड अप होंगे तो एक कॉमन सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे, कॉमन सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे, वरना नहीं करेंगी। वापस सोचो, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन की। किसकी बात कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन की। तो ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास होगी तो हम काम करेंगे, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के लिए काम करेंगे, वरना नहीं करेंगे। देखो लेट्स सपोज हम बात करते हैं एंग्रो की। किसकी, एंग्रो की। अब एंग्रो के अंदर एंग्रो फूड्स भी आता है, एंग्रो फर्टिलाइजर भी आता है, एंग्रो पॉलीमर्स भी आता है, एंग्रो टेक्नोलॉजी भी आता है। एंग्रो के अंदर क्या है, उसके सब यूनिट्स है, जिसको हम कहते हैं SBU, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स। ठीक है। अगर हर यूनिट अपने प्रॉफिट के लिए काम करना शुरू कर दे तो अल्टीमेटली होगा क्या, अल्टीमेटली ये होगा कि ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस बढ़ेगी एंग्रो की। मगर अगर कॉन्फ्लिक्ट आ जाए किसका, आपके बिजनेस यूनिट का आपके कॉर्पोरेट से, एंग्रो से इटसेल्फ, तो क्या होगा, ये बिजनेस नहीं चल पाएगा। लेट सपोज हम बात करते हैं एंग्रो फूड्स की। इस बात करते हैं हम कहते हैं एंग्रो फूड्स की। अब एंग्रो फूड्स के अंदर क्या आता है, हमारे पास ऑलपर्स भी है जो कि दूध है, और हमारे पास क्या है, हमारे पास ओमोर भी है जो कि आइसक्रीम है। क्या है, ऑलपर्स भी है और ओमोर भी है। ओमोर क्या है, आइसक्रीम है। तो भाई ये आइसक्रीम किससे बनती है, किससे बनती है, बोलो ना, आवाज आ रही है मेरी, हेलो, आवाज आ रही है मेरी। जी जी सर, आ रही है। तो ये ओमोर आइसक्रीम बनेगी किससे, दूध से बनेगी। कौन से दूध से, ऑलपर्स से। तो देखो अगर मैं कहूं कि भाई ओमोर वालों को दूं और मैं वही रेट पर मार्केट में दे रहा हूं, तो ओमोर वाले कहेंगे हमें फायदा क्या है, हम आपसे क्यों लें। ठीक है। और अगर मैं इनको सब्सिडाइज रेट पे दूं तो ऑलपर्स वाले कहेंगे भाई मार्केट में हम ज्यादा का बेच सकते थे जो कि नहीं बेच पा रहे हम इनकी वजह से, तो उनको फायदा क्या। तो पॉइंट ये है, एट द एंड दोनों क्या करेंगे, दोनों का एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए जहां पे उनका कॉन्फ्लिक्ट ना आए। अगर कॉन्फ्लिक्ट आ गया तो अल्टीमेटली पूरी ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान है, और कॉन्फ्लिक्ट नहीं आया तो फायदा है। तो जब तक ये आपस में मिलके काम नहीं करेंगे तो बेनिफिट नहीं होना। क्लियर है? ठीक है। क्यों, क्योंकि इन सबका जो जी कॉमन सर। ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, अल्टीमेट ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट या ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना। इंडिविजुअल गोल्स नहीं होंगे, ऑर्गेनाइजेशनल गोल होंगे। क्लियर, क्लियर है? यस सर। अच्छा भाई, ये हमारे पास बनता है क्या सिस्टम, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। जो हम इनपुट दे रहे हैं उसको प्रोसेस करेंगे और क्या निकलेगा, हमारे पास से आउटपुट निकलेगा जिसकी हमें जरूरत होती है, जो हमारा फाइनल आउटपुट होता है। इसके साथ क्या होता है, हमारे पास फीडबैक होता है और कंट्रोल होता है। हम कहते हैं भाई हमें आउटपुट क्या चाहिए, अगर डिजायर्ड आउटपुट मिल गया तो ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक है, और अगर नहीं मिला तो क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। और जब तक कंट्रोल करते रहेंगे जब तक हमारा फीडबैक हमारी एज पर रिक्वायरमेंट ना आए। तो इनपुट प्रोसेस आउटपुट कंट्रोल और फीडबैक, ये 5 चीजें हैं हमारे पास। ठीक है, किसी भी सिस्टम के लिए। क्लियर है? इनपुट प्लस आउटपुट, फीडबैक, अगर फीडबैक सही है ठीक है, वरना कंट्रोल करेंगे। इससे क्या बनेगा, सिस्टम बनेगा। कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन है? नो सर। ठीक है। अरे भाई टाइम ऑलमोस्ट ओवर हो गया है, तो जल्दी से अपनी अटेंडेंस बता दो मुझे
कितने लोग आए हुए हैं, बल्कि बता दो कौन कौन एब्सेंट है। सर हाँ हाँ सर